देखो आगे करते, बट एक बात तो ज़रूर है, ऐसा लगता है कि आप लोग शायद केमिस्ट्री को ज़रूरत से ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं। जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा लाइटली लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप सही नहीं कर पाते। मेजॉरिटी बच्चों ने, ऑलमोस्ट बच्चों ने इसको गलत किया। बिल्कुल सामान्य बुद्धि की प्रॉब्लम है और ईमानदारी से अगर बोर्ड आप तैयार कर रहे हैं तो आपसे हो जानी चाहिए। सबसे पहले सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आप निकाल लें, बिल्कुल आसान काम है। तो एक सीधा सीधा तो समझ में आता है कि SO3 और SO2 में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, SO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस। पहला क्लासिफिकेशन तो ये है। अब SO3 और SO2 में किसका ज़्यादा होगा? SO3 का ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर होगा। इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा? SO4 2 माइनस का। तो आपसे इतने इजी क्वेश्चंस भी कई बार सही नहीं होते जब आप चीज़ें बहुत लाइटली लेते हो। और सिंपल सेंटेंस हिंदी में कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो, वो आप पे लागू होगी अगर आप इसको नहीं कर सकते। बताओ क्या फ़ायदा जब आप इसको गलत करोगे और फिजिक्स की बहुत टफ प्रॉब्लम सही कर लोगे? फ़ायदा क्या हुआ? उसको करने में लगाओगे आप 15 मिनट, ये 1 मिनट की प्रॉब्लम है, जो 1 मिनट की थी वो आपने गलत कर ली, 15 मिनट वाली सही कर ली। इसका मतलब 3 घंटे के पेपर में कुछ ना कुछ आपसे छूटने वाला है। तो जहाँ टाइम बचना था वहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो, वो सीरियसली नहीं ले रहे। ये रीजंस हैं आपके लो रैंकर बनने के या फेलियर होने के। जितने जल्दी आपको समझ में आ जाए, मैं बार बार यही कहता रहूँगा, पर नॉर्मली मैं जुलाई अगस्त तक आपको रिमाइंड कराऊंगा। अगस्त के बाद मैं समझ जाऊंगा कि इसका कुछ नहीं होना। आपको ये समझ में आएगा नहीं, जिसको आ गया वो रैंकर बनेगा। तो लिखो आप आगे, कुछ नहीं है, पेपर बहुत ही आसान टेस्ट था, 10 मिनट में कर सकते थे आप। मैं बता रहा हूँ आपसे क्या गलती हो रही होगी, आप घर से बहुत ज़्यादा पढ़ के आ रहे होंगे। पढ़ना तो है ही नहीं। मैंने आपको कई बार कहा आपको रीड नहीं करना है, पेन पेपर उठाओ, लेक्चर को रिप्रिंट करो। जब आप ये करेंगे आपके फुल नंबर आने शुरू हो जाएंगे। ये माइंडसेट चेंज करना चैलेंजिंग काम है। आप अपना माइंडसेट चेंज करें, ये चैलेंजिंग काम है। रीडिंग नहीं करनी, रीडिंग करोगे तो यही हाल होगा, ये होंगे ही नहीं आपसे। चलो देखो आगे क्या किया था लास्ट क्लास में। अच्छा, हेलो, क्लोरीन करना है, लिखो क्लोरीन एंड इट्स कंपाउंड। देखो लास्ट क्लास में मैंने ऑक्साइड की बात की थी, 1-2 क्वेश्चंस लिख लो उस पर। जैसे ध्यान दो, आपसे पूछें कि ClO2, इसके बारे में बता चुका था, ये कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। बाकी सारे कैसे होते हैं? डायमैग्नेटिक। एक ही ऑक्साइड है जो पैरामैग्नेटिक होता है। आप बताओ इसके हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? आप कर चुके हैं ऑलरेडी। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ClO2 किसका एनहाइड्राइड है? एक ही बात है। ClO2 किसका एनहाइड्राइड है? ऑप्शंस हैं HClO, HClO2, HClO3, HClO4। ये तो कंफर्म्ड है कि एसिडिक ऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनना है। तो आप ऐसे सोच लो कि ये किसका एनहाइड्राइड है? या इन चारों के एनहाइड्राइड बना लो। एनहाइड्राइड बनाने का तरीका बताया था आपको। अगर हाइड्रोजन ऑड नंबर में हो तो क्या करें?
उसका डाइमर बना के वाटर बाहर कर दो, सारे H रिमूव कर दो। इन सब के एनहाइड्राइड बनाओ, HClO3 का एनहाइड्राइड बनाते हैं, डबल कर दो। अब इससे वाटर बाहर करो, क्या बचा? Cl2O5। इसका एनहाइड्राइड Cl2O5 है, तो तुक्के नहीं लगाना, दिमाग लगाना। करो इसको। तो आंसर है ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। HClO2 एंड HClO3 का मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, लाइक NO2। 15th ग्रुप में NO2 था, Cl2O मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। एक और प्रॉब्लम पिछली क्लास में किसी ने पूछी मुझसे, H3O9 का क्या स्ट्रक्चर होगा? H3O9 प्राइमर है SO3 का। NCERT में दिया गया है, साइक्लिक ट्राइमर, बिल्कुल आसान है। SOS लिंकेज बना लो पहले, और हर एक सल्फर पे फिर 2 डबल बॉन्ड O बना लो। ये बन गया SO3 होल थ्राइस। चलो अब बात करते हैं क्लोरीन की। लिखो Cl2। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, राइट डाउन प्रिपरेशन। बॉन्ड एंगल बिटवीन Cl2 एंड अच्छा Cl2O। Cl2 देख ले, सबसे पहले Cl2 क्या है? इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक लॉन पेयर भी है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। Cl2 को सिंपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बट एक लॉन पेयर भी है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। और Cl2 तो आप बना ही चुके हैं। ठीक है, तो ये तो sp2 हाइब्रिडाइज क्लोरीन है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन है। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है। आप ऑर्गेनिक में तो लिख ही चुके हैं, जैसे CH3 फ्री रेडिकल। याद करें CH3 फ्री रेडिकल को, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल में। ये ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। फ्री रेडिकल ये है, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्लोरीन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन है। कंपैरिजन ही नहीं है, ये तो स्ट्रॉन्ग ग्रेटर बॉन्ड एंगल होगा इससे। और कोई प्रॉब्लम पूछनी हो किसी को?
चलो लिखो, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम HCl। फर्स्ट मेथड फ्रॉम HCl। HCl से क्लोरीन कैसे बनेगी? तो आंसर है ऑक्सीडेंट से रिएक्शन करके। ऑक्सीडेंट से रिएक्शन करके हमें HCl का ऑक्सीडेशन करना है, और ये सब रिएक्शन आपके टाइट्रेशंस में भी है जो हम आगे लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं। जैसे ये प्रॉब्लम आई हुई है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में, मिलेगी आपको। KMnO4 HCl से रिएक्शन कर रहा है। इस रिएक्शन में HCl का इक्विवेलेंट मास बताएं। प्रोडक्ट नहीं देते हो, मेनली यही एडवांस वाले वो कहते हैं कि बताओ इसमें HCl का इक्विवेलेंट मास क्या होगा। काम की चीज ये है कि KMnO4 ऑक्सीडेंट है और एसिड मीडियम में Mn कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर में आता है? 3 पॉसिबिलिटी होती हैं KMnO4 के कन्वर्जन की। एसिड मीडियम में ये किस में आता है? +2 फॉर्म में आता है। तो इससे बनेगा KCl + MnCl2, क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। ये मैंने प्रोडक्ट लिख दिए। HCl का ऑक्सीडेशन हुआ, Cl2 गैस मिली। इसमें HCl का इक्विवेलेंट मास बताना है। अब है तो एसिड, बट ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं है। ये कौन सी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन में ध्यान दें तो जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है क्लोरीन, वो कई प्रोडक्ट में है। जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो या रिड्यूस हो, अगर वो ज्यादा प्रोडक्ट में है तो पहले इसकी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। HCl की जितनी भी रिएक्शन हम लिखेंगे Cl2 बनाने की, ये सब मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो जैसे जैसे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खत्म होगी, आपको मोल कंसेप्ट इजी लगने लगेगा। क्या है बैलेंसिंग बताओ? कितने KMnO4 बोलो? HCl कितने? इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। MnO4 माइनस की बैलेंसिंग तो इतनी बार आप लिख चुके हैं कि आपको याद होती है। आयनिक फॉर्म में पहले मैं लिख रहा हूं, आयनिक फॉर्म में लिख रहा हूं। ये बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत है किसी को बताओ? ये रिडक्शन बैलेंस्ड है और ये ऑक्सीडेशन बैलेंस्ड है। दोनों को ऐड कर दो। आयनिक फॉर्म में बैलेंस रिएक्शन मिल गई आपको। बैलेंसिंग की प्रॉब्लम 1 मिनट से ज्यादा टाइम ले तो समझ लीजिए बैलेंसिंग नहीं आती आपको। यहां पे जस्ट आना सफिशिएंट नहीं है, टाइमिंग की भी इंपॉर्टेंस है। ये मैंने आयनिक फॉर्म में बैलेंस लिख दी। कितनी देर लगेगी आपको? ये तो वैसे ही याद होता है। आयनिक फॉर्म में बैलेंस कर ली, अब इसको न्यूट्रल करना है। सिंपल ऑब्जर्वेशन से न्यूट्रल हो जाएगा। कैसे? अभी तो गलत हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना था, इसमें 5 से। ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 10।
ये क्या हो जाएगा, HCl 16, नहीं 16 तो पहले ही है, ये क्या हो जाएगा 32। Mn कितना हो जाएगा 2, और H2O कितना हो जाएगा 16, Cl2 कितना हो जाएगा 5। हाँ अब ठीक है, तो बराबर करने थे इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस। अब न्यूट्रल करना है, सिंपल है। ये KMnO4 फॉर्म में है तो इसमें 2K प्लस ऐड कर लो, लेफ्ट हैंड साइड भी 2K प्लस राइट हैंड साइड भी, ये न्यूट्रल हो गया। अब हमें इसको न्यूट्रल करना है, और ये कॉम्बिनेशन HCl फॉर्म में है, यहाँ तो 32 है और ये 10 ही है मात्र, कहीं ध्यान रखना गलती ना हो, 10 ही है। क्या करें, कैसे बैलेंस करें, तो कितने चाहिए आपको, और 22 चाहिए, ध्यान रखना कहीं गलत ना हो जाए, दोबारा करना पड़ेगा। 22 चाहिए Cl माइनस, ये न्यूट्रल हो गया तो 22 Cl माइनस यहाँ पे, पर ये तो एडजस्ट नहीं होंगे, ध्यान दो, इधर 10 HCl माइनस हो गए, 5 Cl2 हो गए, ये बैलेंस है कि नहीं। हाँ गड़बड़ यहाँ हो रही है तभी वो एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं, हाँ, यहाँ गड़बड़ हो, MnO4 में क्या आएगा 4H2O आएगा इधर, हाँ चलो अब बताओ पूरी बैलेंस बताओ सीधे सीधे, ज़्यादा टाइम लग गया इसमें, एक गलती से ऐसे ही हो जाता है। 2KMnO4 16 HCl, हाँ 2KCl प्लस 2MnCl2 प्लस 5Cl2 प्लस, अब बैलेंस हुई, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, MnO4 में +7 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर हुई, Mn एक ही जगह है, एक Mn ने 5 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, 2 कितने गेन करेंगे 10। इसका मतलब है कि 2 मोल KMnO4 ने 10 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो वो दिए किसने होंगे 16 मोल HCl ने, 16 मोल HCl ने 10 मोल इलेक्ट्रॉन दिए, मोलर मास इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा 16m/10, क्या आ जाएगा 1.6 m। मोलर मास इक्विवेलेंट मास से ज्यादा है, ऐसे लिखो नेक्स्ट। अब ये सारे अपने आप करोगे बैलेंस कर करके, मैं तो केवल प्रोडक्ट लिख रहा हूं। K2Cr2 7HCl से रिएक्ट करेगा तो ये प्रोडक्ट मिलेंगे, क्लोरीन तो मिलेगा ही। बैलेंस करना है आपको, मैं केवल ऑक्सीडेंट चेंज कर रहा हूं। K2Cr2 7 MnO2 KMnO4 ये सब क्या है ऑक्सीडेंट। रियलिटी ये है कि HCl की रिएक्शन किसी भी नेसेंट ऑक्सीजन के सोर्स से करा दें, आपको क्लोरीन गैस मिल जाएगी। HCl की रिएक्शन किससे करानी है आपको, नेसेंट ऑक्सीजन के सोर्स से। अब आप याद करो नेसेंट ऑक्सीजन कौन कौन देता है, कई बार अब तक आप लिख चुके हैं। वो सब HCl को किस में ऑक्सीडाइज कर देंगे, Cl2 में। फॉर एग्जाम्पल ब्लीचिंग पाउडर आपने ले लिया, ब्लीचिंग पाउडर नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स है, ये बनेगा CaCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ब्लीचिंग पाउडर की जगह O3 ले लें,
इससे मिलेगा आपको H2O प्लस Cl2 प्लस O2। नेसेंट ऑक्सीजन के आपको सोर्सेस चाहिए, और कौन है नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स? H2O2। H2O2 में HCl की जगह क्लोराइड सॉल्ट नॉर्मली यूज करते हैं। KOH प्लस H2O बनता है, KOH प्लस Cl2 सॉरी। ठीक है, जितने भी ये आपने पढ़े हैं H2SO4 HNO3, ये सब क्लोराइड को क्लोरीन में कन्वर्ट करते हैं। H2SO4 HNO3 ऑक्सीडेंट, ये दो ही एसिड आपके सिलेबस में है। इनफैक्ट HCl की रिएक्शन कराएं इसके साथ, रिडॉक्स पर ये कंसंट्रेटेड होना चाहिए, तो क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगी, SO2 आएगी। HNO3 अगर है तो क्लोरीन आएगी और NO2 मिलेगा। तो ये तो हमने क्लोराइड को क्लोरीन में कन्वर्ट किया, HCl से Cl2 बनाया। दूसरा मेथड आप लिखें, इसमें एक और लिख सकते हैं अभी, ये ऑक्सीडेंट तो ये भी है, जैसे PbO2 है, Pb3O4 है, ऑक्सीडेंट तो ये भी है। ये तो रिडॉक्स चैप्टर में दे रखे हैं सॉल्ट एग्जाम्पल। कौन सी गैस लिबरेट होती है? PbCl2 बनेगा, H2O प्लस Cl2, क्योंकि लेड +4 से कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर में आता है? +2 में। Pb3O4 में भी यही है। बट ध्यान रहे, PbO और HCl की रिएक्शन से क्या क्लोरीन गैस आएगी? नहीं आएगी। सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो जब लेड +4 ऑक्सीडेशन नंबर में होगा तो HCl के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन देगा। अब लाइकवाइज आपसे पूछें कि क्या Mn3O4 HCl से रिएक्शन करके क्लोरीन देगा? तो वैसा ही है जैसे अभी MnO2 के साथ आपने लिखी थी। Mn3O4 क्या है? मिक्स्ड ऑक्साइड। इसमें क्या प्रेजेंट है? MnO2। MnO2 के साथ आप रिएक्शन लिख ही चुके हैं। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं HCl का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हो जाए, ये नेम रिएक्शन आपने लिखी है, एक कैटालिस्ट चाहिए ना, बता सकते हैं कौन सा कैटालिस्ट और प्रोसेस का नाम क्या है? CuCl2 नाम का कैटालिस्ट चाहिए, डेकन्स प्रोसेस इसको कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि HCl का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हो जाए सीधे O2 से, नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस। अगर आप कंसंट्रेटेड NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करें, करंट पास करें, तो एनोड और कैथोड पे क्या होगा? एट कैथोड वाटर का रिडक्शन होगा
हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। बट व्हाट एट एनोड, एनोड पे क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होगा, क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। ध्यान रहे कंसंट्रेटेड NaCl चाहिए। तो क्लोराइड सॉल्ट के इलेक्ट्रोलिसिस से एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। फिर तो बात हुई अबाउट प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। प्रॉपर्टीज लिखो। तो क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट गैस है, एंटीबैक्टीरियल गैस है। आपके घर में जो वाटर आता है उसको क्लोरीन गैस से ट्रीट किया जाता है, तो डिसइंफेक्टेंट गैस है। इनफैक्ट जो वाटर आता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं सीधे सीधे। ब्लीचिंग पाउडर के हाइड्रोलिसिस से क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। वाटर में ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, उस पाउडर की वाटर से रिएक्शन होती है, अंदर ही क्लोरीन बन जाती है। क्लोरीन गैस डिसइंफेक्टेंट का काम करती है, एंटीबैक्टीरियल है। कभी कभी वो ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं तो आपको वाटर में स्मेल आती होगी क्लोरीन गैस की। क्लोराइड कंपाउंड या क्लोरीन के कंपाउंड्स पॉइजनस कंपाउंड होते हैं सारे के सारे, और इसके जो केमिकल्स बनते हैं जैसे आपको मालूम है CHCl3, क्या है ये? क्लोरोफॉर्म, एनेस्थेटिक है ये। इसका केमिकल बनता है COCl2, ये क्या है? वार गैस, क्या नाम है इसका? फॉस्जीन। ये पॉइजनस है, ये फॉस्जीन है। आप DDT का नाम जानते ही होंगे। DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। ये पेस्टिसाइड के फॉर्म में यूज होता है। लगभग यूरोपियन कंट्रीज में ये 1980 से बैन है, बट एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में अभी भी यूज होता है। जितने भी गरीब देश हैं उनमें अभी भी ये यूज होता है। तो 1980 से यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज में ये बैन हो चुका है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। हम अगर इसको खाएंगे तो हमारी बॉडी के फैटी टिश्यूज में जाके डिपॉजिट हो जाता है, और ज़्यादा अमाउंट में आ गया तो कार्सिनोजेनिक, लेटर ऑन कैंसर कर देगा। तो DDT कार्सिनोजेनिक है, अगर ये ज़्यादा डिपॉजिट हुआ तो कैंसर होता है। तो इसलिए कई कंट्रीज ने DDT का यूज बैन ही कर दिया। नेक्स्ट आपने सुना होगा टीयर गैस, आजकल दिल्ली में बहुत यूज हो रही है। टीयर गैस का फॉर्मूला क्या है? CCl3NO2, क्लोरेटोन भी कहते हैं इसको, क्लोरेटोन और टीयर गैस। ये सारी गैसेस पॉइजनस नेचर की हैं। एक और इंपॉर्टेंट गैस है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस क्या है? तो जैसे ये आपके पास है थायो ईथर,
ऑक्सीजन आ जाए तो ये डाईथाइल ईथर है, ऑक्सीजन की जगह क्या लिखा हुआ है, सल्फर, ये थायो ईथर है। थायो ईथर के टर्मिनल हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक एक क्लोरीन से, ये बन गई मस्टर्ड गैस। इनके फॉर्मूला पूछे जाते हैं सीधे सीधे, आप कहोगे इतने आसान आते हैं, तो आप देख लेना किसका क्या बनाते हैं आप एक हफ्ते बाद। तो ये है मस्टर्ड गैस, ठीक है। नाउ राइट डाउन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप जानते हैं कि क्लोरीन ऑक्सीडेंट है, क्लोरीन ऑक्सीडेंट है, क्लोरीन नॉन मेटल भी है, हैलोजेंस में तो आप जानते ही हैं फ्लोरीन के बाद क्लोरीन का ही नंबर है। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है। आप सारी रिएक्शन लिख चुके, एक बार फिर से स्कैन कर लो, लिखो 1 by 1 रिएक्शन विद मेटल, जल्दी जल्दी लिखो रिएक्शन विद मेटल्स। आपको ये मालूम है कि फर्स्ट ग्रुप के सारे मेटल्स क्लोरीन से डायरेक्ट कंबाइन करते हैं, ऑल एल्कली मेटल्स, ऑल एल्कली मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में केवल बेरिलियम डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में एक्सेप्ट बेरिलियम। फिर बेरिलियम का हैलाइड कैसे बनाते हैं? अगर आपको मान लीजिए BeCl2 बनाना है, किसी को याद हो NCERT में सब कुछ लिखा है, अगर बेरिलियम का हैलाइड बनाना है डायरेक्ट रिएक्शन से तो बनेगा नहीं, तो इसके ऑक्साइड से बनाते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड को कोक के साथ हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और BeCl2 बनता है। इनडायरेक्ट तरीका है, बेरिलियम की जगह बेरिलियम ऑक्साइड लेते हैं। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में केवल बेरिलियम डायरेक्ट हैलोजन से कंबाइन नहीं करता, बाकी सारे कंबाइन करते हैं। डी ब्लॉक के मेटल्स में थोड़ा आपको केयरफुल रहना होगा, क्योंकि वहां वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स होती हैं। अगर आपसे कहें कि Fe+Cl2 की रिएक्शन कराते हैं, आप बताएं FeCl2 बनना चाहिए या FeCl3 बनना चाहिए? FeCl3 बनना चाहिए। यहाँ रिएक्शन नहीं रुकेगी, क्योंकि क्लोरीन का नेचर क्या है, ऑक्सीडेंट है। PbCl2 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, P ब्लॉक की बात करें अब, PbCl2 या PbCl4? PbCl4 बनता है। तो जहां वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है वहां पे मेटल हायर ऑक्सीडेशन नंबर में आएगा। लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में अगर रखना है आपको, तो क्लोरीन के अमाउंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जहां वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है वहां ध्यान देना। नॉन मेटल्स में तो आप लिख ही सकते हैं, जैसे P4 है, P4 के पास अगर सफिशिएंट अमाउंट में क्लोरीन है तो क्या बन जाएगा, PCl5। और एसिड की रिएक्शन क्लोरीन से कराएं तो क्या बनेगा, H2Cl2। ऑक्सीजन कहाँ है? आप
अब बताएं मुझे, फास्फोरस की जगह अगर नाइट्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन से करा दें तो क्या होगा? एक्सेस में क्लोरीन हो तो भी रिएक्शन केवल ट्राईहेलाइड तक जाएगी, पेंटाहेलाइड नहीं बनता। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड बना ही नहीं सकता। अब देखो ये प्रॉब्लम कैसे चेंज होती है, सेम प्रॉब्लम कैसे चेंज होती है, ये सब आपने कर लिया। अब इसको भी अगर पूछना होगा तो ऐसे पूछा जाएगा कि भाई बताएं Pb और I2 की रिएक्शन से क्या बनेगा और Pb और Cl2 की रिएक्शन से क्या बनेगा। सफिशिएंट अमाउंट में है सारे, कंट्रोल्ड अमाउंट की बात नहीं हो रही है। तो ये तो आप कर चुके हैं कि भाई सफिशिएंट अमाउंट में है तो PbCl4 बनेगा, बट इसमें PbI2 ही बनेगा। PbI4 क्यों नहीं बनेगा? आयोडीन वीक ऑक्सीडेंट है और रीजन वो नहीं है, रीजन है I- का ऑक्सीडेशन बहुत आसान होता है, इसलिए PbI4 अनस्टेबल होता है। आप लिख चुके हैं पूरे P ब्लॉक में TlI3 अनस्टेबल होता है, 14th ग्रुप में PbI4 अनस्टेबल होता है, FeI3 अनस्टेबल होता है, जगह जगह आप ये लिख चुके हैं। इसका रीजन ये है कि I- ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है I2 में, तो ये अपने आप टूट जाता है। PbI4 ब्रेक होके किस में आ जाता है? PbI2 प्लस I2 में। तो दोनों पॉइंट हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट तो है ही, साथ I- का ऑक्सीडेशन आसान है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट तो PbCl4 में भी काम कर सकता था अगर PbCl2 बनाए, तो दूसरा पॉइंट भी फेवरेबल चाहिए। समझना है कि नहीं? तो ये तो बात ही रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। नाउ राइट डाउन, क्लोरीन फर्दर ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आती रहती है अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ रिएक्शन हो क्लोरीन की, अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो क्या बनेगा और अमोनिया एक्सेस में है तो क्या बनेगा? ये ऐसा ही लिखा आएगा कौन एक्सेस में है। आप रिएक्शन तो लिख चुके हैं ऑलरेडी, आप 15th ग्रुप में लिख चुके हैं अमोनिया में। N2 गैस प्रिपरेशन में भी आपने लिखा इसको। अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके N2 बनाना बहुत ही आसान है, और किससे रिएक्ट कराना? ऑक्सीडेंट से। N2 गैस प्रिपरेशन में देखना लिखी मिलेगी आपको। काम की चीज ये है, और ये प्रॉब्लम आती क्यों है बार बार, अगर आप इन दोनों को स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो में लेते हैं, मतलब इस तरह की अमाउंट लेते हैं कि दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, तब तो सिंपल रिडॉक्स होगी, N2 और HCl बनेगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, Cl2 का रिडक्शन हुआ। अगर दोनों को कैलकुलेटेड अमाउंट में लें, कोई एक्सेस में नहीं, कैलकुलेटेड अमाउंट और स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट में लें आप, सिंपल रिडॉक्स होगी, अमोनिया के ऑक्सीडेशन से बनेगा N2, Cl2 ऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। अब जरा सोचिए आप कि आपके पास N2 और HCl है, यहां से सोचें, और फर्दर क्लोरीन और अवेलेबल हो, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, और क्लोरीन अवेलेबल हो, तो क्लोरीन इनमें से किससे रिएक्ट करेगा? N2 से। क्या बनाएगा? NCl3। HCl एज इट इज रहेगा। NCl3 ट्राईहेलाइड स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं।
ये एक्सप्लोसिव नेचर का है, इसको स्टोर कर सकते हैं, एक्सप्लोसिव होता है। Ni3 ज्यादा एक्सप्लोसिव है, NCl3 तो रिलेटिवली स्टेबल है। बट अमोनिया एक्सेस में हो तो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, N2 गैस तो रहेगी, साथ में क्या बनेगा, NH4Cl। इस तरह से आप सोचेंगे तो याद रह जाएगा आपको। समझ में आ गया? कुछ में ये डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन देता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन से कराएं, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन से कराएं, क्या बन जाएगा, इससे बनेगा SO2Cl2, इससे क्या बनेगा, COCl2। लोअर हैलाइड ले लें SnCl2, क्लोरीन से कराएं, क्या बन जाएगा, SnCl4। PCl3 की रिएक्शन क्लोरीन से कराएं, क्या बन जाएगा, PCl5। ठीक है। फर्दर देखें, क्लोरीन को अगर आप बेस में डाल दें, कई बार अब तक लिख चुके हैं, अगर डाइल्यूट बेस में डालें तो क्या होगा, और कंसंट्रेटेड बेस में डालें तो क्या होगा। बार बार लिखो, याद हो जाएगा। डाइल्यूट बेस में डालें तो क्या बन जाएगा, NaCl एंड NaOCl प्लस H2O। कंसंट्रेटेड हो तो क्या बनेगा, NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O। बट अगर आप देखें कंपटीशन में किस तरह से आनी है ये प्रॉब्लम, तो उनको प्रोडक्ट नहीं लिखना, उनको इतना लिखना है, और वो कहेंगे इस रिएक्शन में क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास बताओ। अब आपको आना चाहिए कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। मैंने आपको दो तरीके बताए थे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में इक्विवेलेंट मास निकालने के दो तरीके बताए थे। एक तरीका तो ये है कि ऑक्सीडेशन का अलग निकालो, रिडक्शन का अलग निकालो, ऐड कर लो। क्या आंसर आया, आई थिंक 3m/5 आता है। एक में क्या आएगा, m/2 और दूसरे में m/10। m/2 प्लस m/10 करो, क्या मिलेगा, 3m/5 आएगा। NaCl बना, NaClO3 आपको मिला। तो अगर आप इसमें देखें इलेक्ट्रॉन का गेन कितना हुआ, 2 क्लोरीन को, तो 2 का गेन हुआ तो m/2, और अगर आप इस कन्वर्जन में देखें तो 2 क्लोरीन को लॉस कितने का हुआ, 10 का, 1 को 5 का तो 2 को 10 का, तो यहाँ पे m/10। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को ऐड कर दो, 3m/5 आएगा। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका है बैलेंसिंग करके।
एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है वो दो प्रोडक्ट में है, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी या रिड्यूस हो रहा है। तो दोनों तरीके आप देख लेना, मोल कंसेप्ट में मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट लिखो रिएक्शन, क्लोरीन की रिएक्शंस। ध्यान दें, क्लोरीन की रिएक्शन एक तो मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, बेस के साथ और एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, इतना ही है आपको क्लोरीन में पढ़ना है। नेक्स्ट लिखो, एक इंपॉर्टेंट केस रह गया, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए आयोडाइड से रिएक्ट करें तो कौन सी गैस लिबरेट होगी? आयोडीन, क्योंकि क्लोरीन कैसा है? स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट। तो क्लोरीन किस किस को ऑक्सीडाइज कर देगा? आयोडाइड को और ब्रोमाइड को। क्लोरीन आयोडाइड और ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, फ्लोराइड को कर पाएगा क्या? फ्लोराइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो ये रिएक्शन यूज होती है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में। आगे ये तो बात हुई अबाउट क्लोरीन। नाउ राइट डाउन HCl, जल्दी लिखो। नेक्स्ट HCl, HCl बनाने का सिंपल तरीका है, या तो आप डायरेक्ट रिएक्ट करा दो हाइड्रोजन और क्लोरीन को सनलाइट की प्रेजेंस में, HCl गैस बनेगी। ठीक है, दूसरा केस लिखें आप, ये आपके प्रैक्टिकल में है, क्लोराइड सॉल्ट को रिएक्ट कराओ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कौन सी गैस लिबरेट होगी? HCl लिबरेट हो जाएगी। ये पंगेंट गैस होती है। ये CaCl2 डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये रिएक्शन वोलेटाइल कैरेक्टर ड्रिवन है। ठीक है, बट CaF2 रिएक्ट कर जाएगा डाइल्यूट से भी, कंसंट्रेटेड से तो करेगा ही। आपको आज मैंने टेस्ट में प्रॉब्लम भी दी थी, NCERT में शॉर्ट प्रॉब्लम यही देगी है, आप देख लेना, बॉक्स में यही लिखी है। ये कर जाएगा क्योंकि ये तो बेसिक सॉल्ट है, तो ये बाय नेचर भी रिएक्ट कर जाएगा। सॉल्युबिलिटी भी वोलेटाइल कैरेक्टर भी फेवरेबल है, साथ में एक और पॉइंट फेवरेबल है, वो है ये तो बेसिक ऑक्साइड है, हैलाइड, बेसिक हैलाइड है। केवल किसको वीक एसिड मानना है आपको? HF को। तो CaF2 तो दोनों से रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट से भी और कंसंट्रेटेड से। इन जनरल कंसंट्रेटेड से तो सारे ही रिएक्ट करते हैं, डाइल्यूट से केवल कौन रिएक्ट करेगा? CaF2। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है क्लोरीन HCl बनाने का। मेन तो प्रैक्टिकल में यही है तरीका बनाने का, क्लोराइड सॉल्ट, कंसंट्रेटेड एसिड डाल दिया आपने। नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में आप लिखे हैं, बिल्कुल आसान है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और H2SO4 से भी स्ट्रॉन्गर है। HCl H2SO4 से स्ट्रॉन्गर क्यों है? बिल्कुल सिंपल है, आपको मालूम है कि जब बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस ज्यादा हो तो बॉन्ड लेंथ ही देखनी चाहिए। तो यहां तो H किससे बॉन्डेड है? O से, और इसमें H किससे बॉन्डेड है?
Cl से Cl थर्ड पीरियड का, O किसका है, सेकेंड पीरियड का, या तो पीरियड ही बदल गया। तो HCl H2SO4 से स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। इसका मतलब साफ है कि इसमें आप मेटल डाल दें, कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। मेटल ऐड करें, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, आप देखें। और ये हाइड्रोजन बनाने का बेटर एसिड, इनफैक्ट HCl बेटर होता है H2SO4 से, क्या बनाने के लिए, हाइड्रोजन गैस। क्यों बेटर माना जाता है HCl को, क्योंकि केवल H प्लस का ही रिडक्शन पॉसिबल है, Cl माइनस का तो रिडक्शन पॉसिबल है नहीं। एक्सक्लूसिवली H प्लस ही रिड्यूस हो सकता है, बट अगर आप H2SO4 ले लेंगे तो खतरा है, क्या है रिस्क, सल्फेट भी तो रिड्यूस हो सकता है। तो HCl बेटर एसिड है H2 गैस बनाने के लिए एज कंपेयर टू H2SO4। अब ठीक है, आप S ब्लॉक की मेटल ऐड करते जाओ, रिएक्शन आप लिख लेंगे अपने आप, बट आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। आप हाइड्रोजन को देखेंगे कि अगर HCl के साथ ऐसे मेटल रिएक्ट कराएं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल हो, जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल हो, तब क्या करें, आपके पास ऑप्शन होंगे FeCl2 प्लस H2 बनाएं या FeCl3 प्लस H2 बनाएं। FeCl2 प्लस H2 बनेगा, ये नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस किस तरह की गैस है, रिड्यूसिंग गैस। यहां पे PbCl2 बनेगा, तो आप मेटल्स ऐड करें, HCl में कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। बट कौन से मेटल HCl से रिएक्ट नहीं करेंगे, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, मरकरी, ये मेटल रिएक्ट नहीं करेंगे HCl से। तो फिर क्या करें, इनको रिएक्ट कराने के लिए बनाया गया एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया आप लिख ही चुके हैं। कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड HCl को किस रेशियो में लेते हैं, HNO3 1 पार्ट और HCl 3 पार्ट लेते हैं। HNO3 और HCl मिलके नेसेंट क्लोरीन देते हैं। एक्चुअल में ये जो मिक्सचर है ये आपको देता है NOCl बनता है प्लस नेसेंट क्लोरीन आपको मिलती है। ये नेसेंट क्लोरीन, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट फ्लोरीन सब क्या है, ऑक्सीडेंट। तो अगर आप चाहते हैं कि ये मेटल्स रिएक्ट कर जाएं, मेनली जैसे गोल्ड है, गोल्ड में अगर आप एक्वा रेजिया डाल दें, रिएक्शन हो जाएगी। एक्वा रेजिया आप ऐड कर दें, रिएक्शन हो जाएगी। ये होगा AuCl4 नेगेटिव, बाकी तो वही है NOCl प्लस H2, ये रिएक्ट कर जाएगा। प्लेटिनम भी रिएक्ट कर जाता है। पूरी बैलेंस रिएक्शन की जरूरत नहीं है हमें। PtCl6 बनता है, PtCl6 4 नेगेटिव, सॉरी।
इन प्रोडक्ट से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो मोल कंसेप्ट में क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान दें। इस पे जो 1 नेगेटिव चार्ज है, अगर उसकी जगह H लिख दें तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। इसको कहते हैं क्लोरोऑरिक एसिड। ये कैसा एसिड है? मोनोबेसिक। क्लोरोऑरिक एसिड मोनोबेसिक है। और सेकंड सॉल्ट प्लेटिनम का देखें तो यहां पे अगर H2 लिख दें तो इसका क्या नाम होगा? क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। इसकी बेसिसिटी क्या है? 2। क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। इसकी बेसिसिटी 2 होती है। इसका मतलब प्लेटिनम +2 फॉर्म में है। 2 नेगेटिव, ठीक है। इसकी 2 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, +2 +4। तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में आएगा, ठीक है। +2 डाई बेसिक होता है। ये मोल कंसेप्ट में कई बार आया है। 2 नेगेटिव +2 होगा। प्लेटिनम के ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होती है। एनसीईआरटी लाए हैं आप? देखो जरा उसमें क्या लिखा हुआ है। रिएक्शन दी गई है ये 2 नेगेटिव है, ठीक है। हाँ ठीक है, लिख लिया आप सबने? नहीं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा चेंज है अभी, ध्यान दो। ठीक लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है, AU रिएक्ट करता है Cl से और पहले ये AuCl बनाता है, और Cl अगर आप नेसेंट क्लोरीन ऐड करें तो ये हायर ऑक्सीडेशन नंबर में जाता है, फिर AuCl3 बनता है। ये न्यूट्रल है। अब एक Cl और आ जाएगा इसमें तो ये हो जाएगा AuCl4-। अगर एक Cl- और मिल गया तो गोल्ड की 2 ऑक्सीडेशन नंबर होती हैं, +1 भी होती है और +3 भी होती है। और क्लोरीन कहाँ से आया? तो ये जो क्लोरीन है ये ब्रेक यहाँ से आता है, NOCl की ब्रेकिंग से भी Cl आ जाता है। तो AuCl3 बनता है, फिर यहाँ पहुँचती है रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्लेटिनम के साथ भी यही है, तो हमने थोड़ा NOCl लिख लिया था, उसमें एनसीईआरटी में बिल्कुल ठीक है। रिएक्शन को ध्यान दें, NOCl की जगह NO करो, NOCl भी ब्रेक हो जाएगा, उसकी क्लोरीन भी यूज हो रही है। NOCl को फर्दर ब्रेक करो NO+Cl नेसेंट में, तो NOCl जो हमने प्रोडक्ट में लिखा था उसको फर्दर ब्रेक करके NO+Cl कर दें और Cl यूज हो जाएगी रिएक्शंस में। ये है एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन। देखो ध्यान दें, सिल्वर रिएक्ट करेगा, वहां वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। सिल्वर में कोई पॉसिबिलिटी नहीं दूसरी। क्यों नहीं है दूसरी पॉसिबिलिटी सिल्वर में? इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होती, या तो आपको AgCl ही बनाना पड़ेगा, AgCl ही बनाना पड़ेगा, यहां दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है।
तो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको रिएक्ट कराने के लिए हमने क्या बनाया, एक्वा रेजिया। एक तो एक्वा रेजिया का फॉर्मूला ही आपको कंपोजिशन याद होना चाहिए। एक और होता है सुपर एसिड, ये फॉर्मूला लिख लो। सुपर एसिड जानते हो क्या होता है? सुपर एसिड जैसे आपको पता है कि H2SO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, HO होल ट्वाइस SO2 लिख सकते हैं। अगर एक OH को आप रिप्लेस कर दो फ्लोरीन से, एक OH को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दो, क्या बचा? ये ऐसे लिखो FSO3H, ध्यान देना, FSO3H एंड SbF5 के मिक्सचर को कहते हैं सुपर एसिड। इससे स्ट्रॉन्गर एसिडिक मिक्सचर नहीं होता। इससे स्ट्रॉन्गर एसिडिक मिक्सचर नहीं होता, सुपर एसिड। तो ये तो बात हुई HCl की, H+ के यूज की, जिसमें हमने H2 गैस बनाया मेनली मेटल के साथ। नाउ H+ सिंपली एज एन एसिड लिख लो जल्दी जल्दी, एसिड बेस रिएक्शंस वही लिखेंगे हम जो प्रैक्टिकल्स में यूज होती हैं, जो टाइट्रेशन में यूज होती हैं। लिख लो HCl एज एन एसिड, ये नहीं लिखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आप सब लिख चुके हैं। इनको लिखें अपने आप, Na2CO3 में 1 मोल HCl डालें, क्या होगा? Na2CO3 में 2 मोल HCl ऐड करें, क्या होगा? NaSCO3 में अगर HCl डाल दें, क्या होगा? ये सब डबल टाइट्रेशन में आपने लिखी है। ये तीनों सॉल्ट हैं, बेसिक सॉल्ट। HCl किसकी तरह काम कर रहा है? एसिड की तरह। ये डबल टाइट्रेशंस में तीनों रिएक्शन यूज होते हैं। और इन तीनों रिएक्शन में आपसे पूछा जाएगा, बताएं Na2CO3 का इक्विवेलेंट मास, NaSCO3 का इक्विवेलेंट मास। अगर 1 मोल HCl डालेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, 2 मोल HCl डालेंगे तो क्या बनेगा? क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बाइकार्बोनेट में 1 मोल HCl ही काफी है। ये मैं बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूं क्योंकि मोल कंसेप्ट में क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं। इन तीनों रिएक्शन में कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के इक्विवेलेंट मासेस आपको पता होने चाहिए। इवन सीधे इक्विवेलेंट मास ही पूछे गए हैं। तो इसका होगा m/1, इसमें क्या होगा? m/2, इसमें m/1। आप देख लें जितने मोल H+ के यूज हो रहे हैं वही n फैक्टर है। H+ के मोल्स काउंट कर लो, वही n फैक्टर हो गया। तो HCl की रिएक्शन आप करा दें बेसिक सॉल्ट के साथ, बेसिक सॉल्ट के साथ, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फाइड बाइसल्फाइड। अगर इसमें HCl डाल दें क्या होगा? सल्फाइड बाइसल्फाइड। सफिशिएंट अमाउंट में ले लें, अब कोई हाफ रिएक्शन नहीं करनी, तो आपको SO2 गैस मिलेगी। बाइसल्फाइड में डालेंगे, ये प्रैक्टिकल्स हैं, ध्यान देना, ये सब प्रैक्टिकल्स में भी है। SO2 गैस आएगी। अगर आप सल्फाइड में एसिड डाल देंगे क्या होगा? सल्फाइड में, Na2S में, तो H2S गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, तो ये तो एनायन के लिए है डाइल्यूट एसिड।
और क्लोराइड आयन का यूज करते हैं कैटायन के लिए, वो भी फर्स्ट ग्रुप के कैटायन के लिए। आप पिछली क्लास में लिख चुके हैं, दोबारा लिख लो। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से कैटायन होते हैं, और इसमें अगर आप डाइल्यूट HCl ऐड कर दें तो आपको वाइट PPT मिलता है। किसका वाइट PPT मिलता है? AgCl का, PbCl2 का और Hg2Cl2 का। कैटायन तो बहुत सारे हैं, बट आपके सिलेबस में यही 3 है, प्रैक्टिकल में यही 3 मिलेंगे आपको। ठीक है, HCl का यूज एक जगह और करना है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है और कंप्रीहेंशन में फ्रीक्वेंटली आया, ये ध्यान देना। प्रैक्टिकल बुक में आपको मिलेगा, इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। लिख लें आप, इनडायरेक्टली आपने सारे प्रैक्टिकल लिख लेने हैं धीरे धीरे करके। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टेस्ट में से है, ये कंप्रीहेंशन में लगातार ये मिक्स रहता है। ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्लोराइड आयन के लिए है, जैसे इसके नेम से समझ में आ रहा है हमें। ओवरऑल टेस्ट क्या है, आपके पास कोई क्लोराइड सॉल्ट है, क्लोराइड सॉल्ट, इसमें कंसंट्रेटेड एसिड डालें आप, कंसंट्रेटेड, तो एक पंगेंट गैस लिबरेट होगी। कौन सी? HCl, सल्फर डाइऑक्साइड और H2O बनेगा, बट पंगेंट गैस लिबरेट होगी। ये जो पंगेंट गैस लिबरेट हुई, इसको पास करते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7 के थ्रू, एसिडिफाइड K2Cr2O7 के थ्रू पास करते हैं। तो ये तो अभी कलरलेस है, अभी ये कलरलेस है, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? CrO2Cl2 में रेडिश ब्राउन कलर की गैस बनती है, रेडिश ब्राउन कलर की गैस बनती है। K2Cr2O7 प्लस HCl, ये प्लस नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, अभी ध्यान देना, और ये रेडिश ब्राउन कलर की वेपर्स मिलती हैं। ये गलत कर दिया मैं, नॉन रिडॉक्स है ये, SO2 नहीं, NaHSO4, नॉन रिडॉक्स। HCl गैस इवॉल्व होगी, HCl गैस को डाइक्रोमेट से रिएक्ट कराएं तो क्रोमाइल क्लोराइड का रेडिश ब्राउन कलर आपको दिखाई पड़े, रेडिश ब्राउन वेपर्स मिलती हैं। अभी ये नॉन रिडॉक्स है, अगर इसको थोड़ा फ्री छोड़ दें तो फिर ये ब्रेक होता है, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रेडिश ब्राउन वेपर्स हैं, केवल 3 गैसेस रेडिश ब्राउन कलर की हैं, आप याद कर लो प्रैक्टिकल्स में, NO2, Br2 और CrO2Cl2। इन रेडिश ब्राउन वेपर्स को पास कराया जाता है NaOH सॉल्यूशन के थ्रू। ये रेडिश ब्राउन वेपर्स NaOH सॉल्यूशन के थ्रू पास कराते हैं तो सोडियम क्रोमेट बनता है, ये भी नॉन रिडॉक्स है। सोडियम क्रोमेट मिलेगा आपको, इसका येलो कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, और सोडियम क्रोमेट में अगर ऐड कर दें लेड सॉल्ट, लेड सॉल्ट जैसे लेड एसीटेट, तो लेड क्रोमेट का भी येलो कलर ही आएगा, बट ये PPT होगा। यहां तक कि सारी रिएक्शंस को इंक्लूड कर दें, यहां तक कि सारी रिएक्शंस को इंक्लूड कर दें, तो ओवरऑल टेस्ट का नाम क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट।
ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है ये पूरा, ये आपके प्रैक्टिकल बुक में आपको मिल जाएगा। तो इतना आपको HCl के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट लिखो, अभी कितना टाइम हो गया? अभी कहाँ 10 ही हुए होंगे, घड़ी वो आगे चलती है। नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर, एक कंपाउंड और बचा अभी, लिख लो ब्लीचिंग पाउडर। चलो ठीक है, एक दो क्लास और लेंगे, हार्डली पी ब्लॉक हो जाएगा। इतनी आप प्रैक्टिस करो ठीक से, ध्यान रखना कोई चीज़ बाद के लिए नहीं छोड़ना, ईमानदारी से काम करो। और ये ध्यान रखो कि नवंबर के लास्ट संडे में होना है ओलंपियाड का पेपर, तो सितंबर तक सिलेबस आप खत्म कर लें। अभी तक जो ओलंपियाड आप देते आ रहे थे 10th तक, वो तो सब ऐसे ही थे, ओलंपियाड थे प्राइवेट टाइप के। रियल ओलंपियाड तो अब है। अगर आप ईमानदार हैं तो तैयारी कर लें उसके लिए, और फिर आप जेईई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं तो टारगेट रखें नवंबर का, तब तक फुल प्रिपरेशन रहे। ठीक है, करते हैं इसको। अच्छा वो छोड़िए।